वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, श्रावणी मेला के दौरान नहीं कटेगी बिजली। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने की बैठक, दिए कई निर्देश। श्रावणी मेला 2022 के दौरान देवघर और बासुकीनाथ मेला क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ कर ले और निर्बाध बिजली मिले, उस अनुरूप पुख्ता तैयारी करें। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यह निर्देश झारखंड के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए। वहीं प्रधान सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि देवघर और बासुकीनाथ मेला क्षेत्र में वैसे जगहों पर जहां बेहतर बिजली की व्यवस्था संभव नहीं है या मेला और भीड़ के दृष्टिकोण से क्रिटिकल जगहों का चयन कर वहां लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था करें। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि पूरे श्रावणी मेला के दौरान विद्युत आपूर्ति मरम्मत से संबंधित अधिकारी कर्मी मेला क्षेत्र में ही रहेंगे। कोई भी अधिकारी कर्मी श्रावणी मेला के दौरान मेला क्षेत्र से अनुपस्थित पाए गए तो संबंधित अधिकारी कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, पब्लिक स्कूलों की मनमानी चिंता की बात शिक्षा मंत्री। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कहना है कि फीस को लेकर कई पब्लिक स्कूल मनमानी कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि वे किसी की वश में नहीं है, यह चिंता की बात है। स्कूल यह ध्यान रखें कि संचालन झारखंड में कर रहे हैं, मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित है। डीसी ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शुक्रवार को धनबाद सर्किट हाउस में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। प्रत्येक पंचायत में एक सीबीएसई स्कूल। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रत्येक पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर एक सरकारी स्कूल को सीबीएसई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। पढ़े लिखे युवकों से स्कूलों में क्लास करवाने को कहा गया है। धनबाद के एक स्कूल की ओर से फर्जी एनओसी के आधार पर सीबीएसई से मान्यता लेने संबंधी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। नियमानुसार ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर, जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई से मांगी प्रगति रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में सीबीआई को 22 जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले की जांच अधिकारी का बयान अखबारों में छपा है, जिसमें मोबाइल लूटने की नियत से जज की हत्या करने की बात कही गई है। अदालत ने कहा कि ऐसा करना होता तो अपराधी मोबाइल छीनकर भाग सकते थे, उन्हें किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं थी। इस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में पूर्व में दाखिल चार्जशीट के आधार पर जांच पदाधिकारी ने अपना बयान दिया है। इसमें हत्या की नियत सहित अन्य पहलुओं के बारे में कोर्ट को भी जानकारी दी। बड़ी खबर, आईएएस पूजा सिंघल 1 महीने और सस्पेंड, हेमंत सरकार ने बढ़ाई उनकी मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार की गई आईएएस अफसर पूजा सिंघल की निलंबन अवधि को विस्तार दिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने 10 जून को उनके निलंबन को अगले 30 दिनों के लिए विस्तार देने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को पूजा सिंघल के निलंबन के विस्तार संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। तो देखिए, इससे पहले राज्य सरकार ने 12 मई को पूर्व खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल को निलंबित किया। अगली बड़ी खबर, रास बिहारी इंजीनियर पर कसा शिकंजा, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया जांच के आदेश। झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की आसूचना रिपोर्ट में पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के पास आय से अधिक 199% संपत्ति मिली है। अब उनके खिलाफ एसीबी में प्रारंभिक जांच दर्ज होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। अब मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग से एसीबी को पीई दर्ज करने संबंधित आदेश भेजा जाएगा, जिसके बाद अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ विधिवत जांच होगी। पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन अभियंता प्रमुख को राज्य सरकार ने जनवरी 2020 में निलंबित कर दिया था। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, पुरानी पेंशन स्कीम झारखंड में लागू। झारखंड के सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं। ट्वीट कर कहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों ने लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था।
अब यह वादा निभाने का समय आ गया है। संभावना है कि मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसले पर मुहर लग सकती है। इससे राज्य के लगभग 1 लाख सरकारी कर्मियों को फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने नई की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्थिति में लाभ और हानि का आकलन संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पुरानी पेंशन योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर, वित्त रहित स्कूल कॉलेजों के लिए बड़ी खुशखबरी। हेमंत सरकार ने दिया 90 करोड़, 1 जुलाई से खुलेगा अनुदान पोर्टल। झारखंड सरकार ने राज्य के वित्त रहित माध्यमिक स्कूलों, इंटर कॉलेजों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत इन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का पोर्टल 1 जुलाई से खुलेगा। आवश्यक अर्हता रखने वाले वित्त रहित स्कूल, कॉलेज एवं मदरसा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव द्वारा उन आवेदनों की जांच कर अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से ही 15 अगस्त तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी और इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राज्य समन्वय समिति की बैठक में मांडर उपचुनाव पर रहा फोकस। जल्द सीएम हेमंत सोरेन सभा कर कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। झारखंड में तीनों दलों के सहयोग से चल रही महागठबंधन की सरकार और सत्ताधारी दलों में बेहतर समन्वय के लिए बनाई गई राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित समन्वय समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के बाद राजेश ठाकुर ने कहा कि यह राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक थी, इसलिए मुख्य रूप से यह नीति निर्धारण होना था कि हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे, चाहे वह राजनीतिक मामले हों या सरकार के मामले हों। राजेश ठाकुर ने कहा कि सबसे ज्यादा फोकस मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुआ है कि कैसे वहां पर जीत सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मांडर में मुख्यमंत्री की चुनावी सभाएं होंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर कुछ काम हुआ है और बाकी का खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, 19 जून को झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, 26 जून को जूनियर इंजीनियर के लिए एग्जाम। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 19 जून को राजधानी रांची के 9 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा को लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद ने तैयारी पूरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक 4000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.jececb.jharkhand.gov.in से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी हुआ है कि एडमिट कार्ड को लेमिनेशन ना करें। वहीं अगर एडमिट कार्ड में कुछ भी त्रुटि हो तो इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को आवेदन देकर उसमें सुधार कराया जा सकता है। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित होगी। इस परीक्षा में 4000 परीक्षार्थी रांची के 9 परीक्षा केंद्रों पर शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, आकलन परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी। इस दिन परीक्षा। आकलन परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा को लेकर डेट जारी कर दिया है। इसकी अधिसूचना इसी माह में जारी होगी। ज्ञात हो कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हर हाल में आकलन परीक्षा जुलाई में लेने को लेकर कटिबद्ध हैं। अब राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार आकलन परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सभी प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों का आकलन परीक्षा 17 जुलाई 2022 को जैक बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। लेकिन इससे पूर्व 22 जून तक हर हाल में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापित करवाने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापित होने के बाद ही आकलन परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। अगली बड़ी खबर, सीएम ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिया अवधि विस्तार, ऊपरी पुल निर्माण की मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों में विगत 8 वर्षों से संविदा आधारित पद पर कार्यरत ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की अवधि 2 वर्ष तक विस्तारित करने के मामले में विमर्श हेतु दिए गए निर्देश के आलोक में विमर्शोपरांत दिए गए प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है। मालूम हो कि जिला स्तर में ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा डिजिटल कार्यों से जुड़ा कार्य किया जाता है। एक समग्र उद्देश्य के साथ ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्थानीय स्तर के
ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भाव से जिला के उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेट को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए अवधि विस्तार से जिला स्तर पर डिजिटल एवं ऑनलाइन सेवा से जुड़े कार्यों को रफ्तार मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोमिया एवं डुमरी बिहार स्टेशन के बीच पिटरवार गोमिया नरकी विष्णुगढ़ पथ के चैनेज 26.150 किलोमीटर में LC नंबर के स्थान पर पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य हेतु 83,31,96,390 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रेलवे द्वारा पथ ऊपरी पुल के निर्माण हेतु आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति संबंधी मंत्रिपरिषद एवं योजना प्राधिकृत समिति हेतु संलेख प्रारूप पर अनुमोदन की स्वीकृति दी है। इधर अग्निवीर पर टिप्पणी सीएम हेमंत को पड़ गई महंगी, लोग खोलने लगे पोल। पिछले कुछ दिनों से अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा है। रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है, कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। बिहार में सबसे ज्यादा उपद्रव हो रहे हैं, इसकी आंच कई राज्यों तक फैल चुका है। सिकंदराबाद में उपद्रव के दौरान एक शख्स की मौत हो चुकी है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, डाल्टनगंज और देवघर, हजारीबाग में भी हंगामा हो चुका है। इस योजना की अच्छाई और कमियों पर बहस छिड़ी हुई है, लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर अपनी टिप्पणी देने में देरी नहीं की। लेकिन अग्निपथ योजना पर उनकी टिप्पणी उनकी महंगी पड़ती दिख रही है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निपथ योजना को लेकर एक ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा है कि बहाली अनुबंध पर एवं नाम अग्निवीर। इस स्लोगन वीर सरकार से और उम्मीद भी क्या की सकती है। जागो भविष्य के कर्णधारों जागो। सीएम के इतना लिखने भर की देरी थी कि उनका मैसेज ट्रोल होने लगा। झारखंड सहायक पुलिस नाम के ट्विटर हैंडल से सीएम को टैग करते हुए लिखा गया है कि झारखंड सहायक पुलिस की बहाली तो अग्निवीर से भी खराब हुई है। मात्र 10,000 रुपये मानदेय मिलता है। झारखंड में हम सभी को अग्निवीर बनने से बचा लीजिए। पप्पू नामक शख्स ने लिखा है कि सहायक पुलिस की व्यवस्था तो रघुवर सरकार ने की थी। आपने वादा किया था कि सत्ता में आते ही उनको वाजिब हक दिलाएंगे, लेकिन आप भी भूल गए। वहीं धनबाद से पूजा ने लिखा है कि हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाते 2.5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक गया पुल का दोहरीकरण और फ्लाईओवर नहीं बना। नीतीश ने लिखा है कि कहां गई 2 लाख नौकरी और कहां है बेरोजगारी भत्ता। सीएम को टैग करते हुए मोहम्मद इकबाल हुसैन नाम के एक शख्स ने लिखा है कि औद्योगिक प्राधिकार अधिकारी विज्ञापन 2022 स्थगित होने से CITS परीक्षार्थियों का भविष्य बर्बाद होता नजर आ रहा है। कई लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले उनके द्वारा की गई घोषणाओं को याद दिलाई। उस समय अखबारों में छपे उनके वादों के स्क्रीनशॉट को भी साझा किया। इधर भाजपा के रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले में उनको ट्रोल किया। अगली बड़ी खबर, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अग्निपथ योजना का किया स्वागत। 24 जून से भर्ती शुरू। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 में अग्निपथ योजना के तहत आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का सरकार का निर्णय उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं कर सके। वहीं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि अगले शुक्रवार यानी 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जनरल पांडे ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगले 2 दिनों के भीतर joinindianarmy.nic.in पर अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद सेना भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना को उम्र में एक मुफ्त छूट देने का सरकार का फैसला मिल गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की SLP पर की सुनवाई। शीर्ष अदालत में शुक्रवार को झारखंड सरकार बनाम शिवशंकर शर्मा व अन्य की दायर SLP पर सुनवाई हो गई है। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने SLP 10,622, 10,627 ऑफ 2022 को पुराने बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि मामले की मेरिट पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बहस के दौरान झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि खान आवंटन सेल कंपनियों से जुड़ा मामला सुनने योग्य नहीं है, इसे खारिज करने का निर्देश अदालत की तरफ से दिया जाए।
इस पर बेंच ने मामले को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। अब एसएलपी पर शीर्ष अदालत में गर्मी छुट्टी पर सुनवाई होगी। आज के फैसले से झारखंड सरकार को झटका लगा। इधर हजारीबाग के ढेंगा गोलीकांड में गृह सचिव को हाजिर होने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के ढेंगा गोलीकांड मामले में गृह सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में क्रिमिनल रीट याचिका 127/2021 पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई 2022 को होगी। उस दिन गृह सचिव कोर्ट में उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखेंगे। अदालत को एडवोकेट अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने बताया कि 14 अगस्त 2015 को हजारीबाग के ढेंगा में किसान महारैली आयोजित की गई थी। इसमें बड़कागांव थाना पुलिस की ओर से महारैली में शामिल लोगों पर फायरिंग की गई थी। इसमें से पीड़ित मंटू सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह पुलिस की गोली से घायल भी हुए थे और बड़कागांव थाने में इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। यह मामला झारखंड विधानसभा में भी उठा था। सरकार ने माना था कि घटना में गन शॉट इंजरी हुई थी। गोलीकांड में श्रीचंद राम, संजय राम, संतोष राम, जुबेदा खातून को गोली लगी थी। कुल आधा दर्जन लोगों को गोली लगी थी। अगली बड़ी खबर, रांची हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को जवाबदाही करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची हिंसा मामले पर 1 सप्ताह में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में खुफिया विभाग की तरफ से भी रिपोर्ट मांगी है। तथा कि रांची हिंसा को लेकर पंकज कुमार यादव की तरफ से याचिका दायर की गई थी। 10 जून 2022 को रांची में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। इसमें 2 लोग मारे गए थे। इस हिंसा मामले में जिला प्रशासन की तरफ से 10,000 अज्ञात और 29 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अगली बड़ी खबर, वज्रपात की घटना में 4 की मौत, अंचल कर्मी समेत 6 लोग झुलसे। खबर के मुताबिक शुक्रवार को गुमला लोहरदगा जिले में वज्रपात की घटना में 3 मौत हो गई, जबकि हादसे में कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं। गुमला में 2 बच्चे की मौत हो गई, वहीं लोहरदगा में एक शख्स की जान गई है। वहीं वज्रपात में जख्मी लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं चतरा जिले में भी वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हुई है। चतरा जिला के सदर थाना क्षेत्र के मुक्तमा गांव में देर शाम बारिश के साथ हुई वज्रपात में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान आमुकातू गांव के होरिल गंजू की पत्नी सत्या देवी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सत्या देवी घर के पास ही शौच के लिए खेत की ओर गई थी।